खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। 100 बीघा जमीन पर बने फार्म हाउस और होटलों के निर्माण पर चले बुलडोजर। प्रशासन ने जाब्ते के साथ चांदौली में की कार्रवाई। सस्ते जनरेटर के नाम पर बुलाकर लाखों ऐंठने के बाद 2 का किया मर्डर। शाहजहांपुर पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा। अब दुर्गम इलाकों में भी मिलेगी BSNL की 4G नेटवर्क सुविधा। PM और CM की मौजूदगी में हरिपुरा में हुआ वर्चुअल कार्यक्रम। और गृह राज्य मंत्री बेढम ने कहा, भाजपा ने दूर किया कांग्रेस सरकार का जंगल राज, वहीं सेवा शिविरों को बताया मील का पत्थर। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के चांदोली गांव के पहाड़ों के बीच करीब 100 बीघा जमीन पर शनिवार सुबह अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए गए। प्रशासन ने जमीन पर की गई 4 दीवारी होटल नुमा निर्माण और फार्म हाउस की 4 दीवारी को 5 JCB की मदद से मिट्टी में मिलवा दिया। इस दौरान SDM, तहसीलदार और पटवारी सहित पुलिस के 40 जवान मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि विजय मंदिर थाना क्षेत्र स्थित चांदोली गांव में पहाड़ों के बीच करीब 100 बीघा जमीन पर यह निर्माण किए गए थे। इसे लेकर प्रशासन से 8 महीने से लगातार शिकायत की जा रही थी। अतिक्रमियों ने 20 सड़क और उसके आसपास फार्म हाउस बना लिए और उनकी 4 दीवारी तक कर दी थी। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व के अधिकारी टालम टोल का रवैया अपनाते रहे, लेकिन मौजूदा SDM और अन्य अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। शनिवार को कई थानों के पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे प्रशासन ने इन अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलवा दिए। इससे आज भाई बहुत जबरदस्त खुश है। जिसकी कोई प्रशंसा करे जितनी ही थोड़ी है। बस थोड़ा सा इतना जरूर है कि आज एक बच्चू सिंह नाम का है पुलिस में अपने विजय मंदिर थाने से, उसने ये बोला आप कौन होते हो, इसको ये करवाना, और उसने ये भी कहा इसको मत गिराओ, इसको मत गिराओ। और जो लेडीज है क्या नाम है एसमे शर्मा, उसका तो उन्होंने तो इतनी मतलब जबरदस्त किसी की भी नहीं सुनी। उसने तो इतना काम किया है कि उसकी तो तारीफ करूँ जितनी थोड़ी है। तहसीलदार मैडम पूरा गिरा दिया, बिल्कुल संतुष्ट है। और ऐसा माफियों का, गुंडों का ऐसा ही इलाज होना चाहिए आगे, अगर ये कोई भी करे। और दूसरी बात यह है कि जो जमीन की पैमाइश की जाए, गैर खातेदारी है उसकी खातेदारी कराई जाए, जिन जिन की है उनकी सबकी जमीन दिलाई जाए। शाहजहांपुर क्षेत्र में डबल मर्डर का खुलासा करते हुए 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने साइबर ठगी के एंगल से मामले की जांच की थी। इस दौरान सामने आया कि OLX ऐप के जरिए सस्ते जनरेटर बेचने का झांसा देकर 2 लोगों को बुलाया गया। इसके बाद मोबाइल पासवर्ड लेकर 7 लाख रुपए निकाल लिए गए। बाद में इनकी हत्या कर 2 अलग अलग कुओं में लाश फेंक दी गई। शाहजहांपुर पुलिस ने सांसेड़ी और जोनायचा खुर्द गांव के इलाकों में कुओं से 21 सितंबर को 2 शव बरामद किए थे। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान बलिया उत्तर प्रदेश निवासी अशोक सिंह और उनके प्रतिष्ठान पर कार्यरत मिस्त्री विकास कुमार के रूप में हुई थी। अशोक सिंह बलिया में बजाज 2 व्हीलर्स एजेंसी चलाते थे। उनके भाई IRS अफसर निर्भय नारायण सिंह ने 21 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। साथ ही बताया कि उन्हें जनरेटर की जरूरत थी और इसी की तलाश में वे परिवार को बताए बिना चले गए थे। बाद में उन्होंने अपने मिस्त्री विकास कुमार को भी मौके पर बुला लिया। उधर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की और इसके आधार पर शाहजहांपुर क्षेत्र में तलाश शुरू की। इसी बीच जोनायचा खुर्द और सांसेड़ी गांव के कुओं से दुर्गंध आने की सूचना मिली और दोनों के शव बरामद हो गए। SP देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि सस्ते जनरेटर देने का झांसा देकर जयपुर बुलाने के बाद उन्हें नारनौल बुलाया गया। इसके बाद आरोपी मंजीत और नितिन बोलेरो गाड़ी से अशोक एवं विकास को अपने साथ ले गए। अन्य आरोपी अजीत कुमार, इंद्रजीत, राकेश और नरवीर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर कैंपर गाड़ी लेकर मिले।
उन्होंने दोनों को बंधक बनाकर जखराना की पहाड़ियों में डराया धमकाया और व्यापारी अशोक कुमार के बैंक खातों से करीब 7 लाख रुपए की निकासी की गई। व्यापारी अशोक कुमार द्वारा अपने दूसरे खाते के पासवर्ड एवं यूजर आईडी नहीं बताने पर आरोपियों ने दोनों का गला दबाकर 21 सितंबर की देर रात हत्या कर दी। वहीं गिरफ्तार हुए शातिरों में से अनेक पर बहरोड और आसपास के थानों में कई मामले दर्ज हैं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम हरिपुरा में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से BSNL 4G नेटवर्क का शुभारंभ उड़ीसा से किया और इससे जुड़ा वर्चुअल कार्यक्रम हरिपुरा में भी आयोजित हुआ। ऐसे में अब इस पहाड़ी और वन क्षेत्र में रहने वाले लोग BSNL नेटवर्क के माध्यम से सुविधा हासिल कर सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जुड़े और उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित किया। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया और कहा कि जिन बच्चों ने उन्हें पत्र लिखा है वे उनको जवाब जरूर देंगे। उधर हरिपुरा के प्रशासक तुलसीदास नवालिया ने CM को अवगत करवाया कि इस पहाड़ी क्षेत्र में नेटवर्क काम नहीं करता था, लेकिन अब BSNL 4G नेटवर्क आने से खासी सुविधा होगी। हमारे ये जो गांव हरिपुरा है इसमें रेवारी, गडेरिया, लोहार, सपेरा, बंजारे और क्या तो गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पहाड़ के नज़दीक है, यहाँ नेटवर्क की बिल्कुल सुविधा नहीं थी। लोगों को फ़ोन पे बात करने के लिए छत पे चढ़ना पड़ता था। यही आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को। हमारे यहाँ 4G नेटवर्क सुविधा, स्वदेशी जो नेटवर्क सुविधा मिली है उससे हमें बहुत ही अच्छा, आज पूरे देश में ये ऐतिहासिक काम जो नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल जी ने किया है, इससे हमें बहुत ही लोगों को विकास और आत्मनिर्भर बनने के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। जय भारत, जय हिंदुस्तान। मैं दिनेश करण, GM अलवर BSNL। आज 4G सैचुरेशन का प्रोग्राम चल रहा है। 4G सैचुरेशन हरिपुरा साइट का इनोग्रेशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस प्रोग्राम का इनोग्रेशन करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जयपुर में मौजूद हैं। ये 4G सैचुरेशन वो साइट्स हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर किसी भी ऑपरेटर की रेंज नहीं बनती थी। वहां पर टेलीकॉम की सुविधा देने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक प्लान सोचा और वहां पर जहां पर किसी भी नेटवर्क, किसी भी ऑपरेटर के लिए कोई भी नेटवर्क नहीं था, वहां पर BSNL ने टावर लगाया है। और ऐसे जो टोटल हर राजस्थान का ऐसा कोई भी गाँव नहीं है जहाँ पर अब ये सुविधा ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से BSNL की 4G नेटवर्क सेवा का शुभारंभ किया है, जिसका देखने के लिए हरिपुरा मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में गांव है, वहां पर भी इसका सीधा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वहां के उपभोक्ताओं से भी सीधी बातचीत की है, जिसमें तुलसीदास नावलिया जो वर्तमान में सरपंच हैं पृथ्वीपुरा के, वो उसी क्षेत्र में आता है, उनसे सीधा संपर्क किया और बातचीत भी की है कि इस नेटवर्क BSNL के 4G कार्यक्रम से और वहाँ इस प्रकार का टावर लगने से कितनी सुविधा होगी। तो उनको कहना था कि पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर और वन क्षेत्र भी लगता है जिससे नेट काम नहीं करता है। यह बहुत अच्छी पहल सरकार की है और इससे बहुत अधिक उपभोक्ता जुड़ेंगे। मैं अवधेश सिंह, ETL न्यूज। उधर इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा के वार्ड पंच और प्रबुद्ध लोगों सहित BSNL के अधिकारी मौजूद रहे। BSNL महाप्रबंधक दिनेश गर्ग के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में दुर्गम इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम शनिवार को अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में अपराध अपने चरम पर थे। हत्या, लूटपाट और दुष्कर्म जैसी वारदातें आम हो गई थी और प्रदेश जंगल राज की स्थिति में पहुंच गया था। लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था पर कड़ी पकड़ बनाई गई है। मंत्री बेडम ने भी कहा कि प्रदेश भर में आयोजित सेवा शिविर जनता के हित में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। उन्होंने साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि तेजी से बढ़ते ऐसे क्राइम पर पुलिस सतर्कता से कार्रवाई कर रही है, साथ ही आमजन को भी जागरूक किया जा रहा है। वहीं बेडम ने यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति राज्य या देश में कानून अपने हाथ में लेगा या अपराध की ओर बढ़ेगा, उसका कठोरता से कानून सम्मत इलाज किया जाएगा। उन्होंने यह प्रतिक्रिया लेह लद्दाख के सोनल वांगचुक की गिरफ्तारी और उन्हें राजस्थान के जोधपुर शिफ्ट किए जाने के सवाल पर दी। वृद्धजनों के लिए चल रही धार्मिक यात्रा में गोवर्धन जी को शामिल करने के सुझाव पर उन्होंने इसे सराहा और मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही।
गृह मंत्री बने फिर आप? देखिए, समय समय पर हम उच्चाधिकारियों के साथ बैठ करके अपराध को रोकने में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जानी चाहिए और व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस के स्तर पर क्या कदम उठाने चाहिए, उनमें एक कदम ये भी है कि हम लेन सिस्टम डेवलप करके दुर्घटनाओं को रोक करके व्यक्ति के अमूल्य जीवन को बचाने का काम करें। उसमें रेंज आईजी जयपुर ने काम शुरू किया है, अच्छी पहल है। अन्य लोगों को भी इसको अपने कार्य व्यवहार में डाल करके हर जगह सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत रह करके काम करना चाहिए। देखिए, हमने साइबर थाने खोले हैं और उसमें ट्रेंड लोगों को लगाया है, डिप्टी स्तर के अधिकारियों को भी लगाया है, क्योंकि साइबर अपराध जिस तरह से बढ़ा है उसको रोकना एक चुनौती भी है और उस चुनौती को राजस्थान की पुलिस ने स्वीकार करते हुए हमने उनके खिलाफ कठोर कार्रवाइयां भी की हैं। आपने देखा होगा अलवर में ही कई कार्रवाइयां हुई हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों में हमारे अधिकारी सजग रह करके इस अपराध के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। भविष्य में भी नई तकनीक के आधार पर जो अच्छा हो सकता है वो राजस्थान सरकार करेगी। गृह मंत्री उस पर लेकर क्या आपने? आप यदि आंकड़े देखेंगे तो कांग्रेस के लोगों के 5 साल में जो जंगल राज था, हमने उसको 20 महीने में खत्म करके राजस्थान की जनता को अमन चैन शांति का संदेश दिया है। कांग्रेस के लोग जो झूठे आंकड़ों के आधार पर चिल्लाते हैं, उनको ये जवाब देने का काम किया है कि आप तुलनात्मक अध्ययन करिए। SC ST के अपराध में कमी आई है, महिला अपराध में कमी आई है, संगठित अपराध नाम मात्र का हो गया है, मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी हमने कार्रवाई की है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है, उसमें भर्तियां की हैं। नफरी को पूरा करने के लिए SI की भर्ती में हमने पदों की वृद्धि करके उसको भर्ती करने का निर्णय लिया है। हमारे कांस्टेबल्स की हम भर्ती कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए थाने, डिप्टी ऑफिस, हमारे एडिशनल SP के ऑफिस, उनको भी करोड़ों रुपए हमने दिया है। और एक जो शानदार काम किया, SBI के साथ हमने MOU करके हमारे जवानों के साथ होने वाली दुर्घटना और आकस्मिक घटनाओं के उपरांत उनके परिवारों को करोड़ों रुपए की सहायता देने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे 20 महीने सफलता के हैं और कांग्रेस के लिए निराशा भरे हैं, क्योंकि वो लोग ना जनता की बात कह पाते हैं, ना जनता की बात सदन में रख पाते हैं, ना जनता के दुख दर्द में जाते हैं। सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए एक नाटक मंचन का कार्यक्रम कांग्रेस हमेशा करती है। उसकी जनता भी निंदा कर रही है, हम भी निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प आम जनता के प्रति जवाबदेह होकर के हम काम करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सफलतापूर्वक कर रहे हैं। देखिए, सरकार की एक योजना चलती है कि वृद्धों को हम तीर्थ स्थल के लिए भेजते हैं और अच्छा सुझाव है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस योजना में गोवर्धन जी की यात्रा को भी जोड़ लिया जाए और आस्था का केंद्र है गिरिराज गोवर्धन जी की सब पे कृपा बनी रहे। उन्हीं की कृपा तो है, बरसात अच्छी हो रही है, 2 वर्ष से कोई पानी की किल्लत नहीं है, किसान प्रसन्न है, सरसब्ज है, GST के स्लैब में कमी हो गई, टैक्स कम हो गया। मैं कहता हूं कि प्रदेश भी विकसित राजस्थान बनेगा और भारत भी विकसित भारत बनेगा। ये संकल्प हम पूरा करें। शहर की रामनगर कॉलोनी में 30 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी। 30 वर्षीय सुरेश प्रजापत विद्युत निगम में ठेकेदार के अधीन हेल्पर का काम करता था। उसका करीब 7 वर्ष पूर्व अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है और दोनों बच्चे भी पत्नी के साथ ही रहते हैं। शराब के आदी सुरेश प्रजापत ने शुक्रवार शाम घर पहुंचने के बाद कमरे का गेट बंद कर लिया। काफी प्रयास के बाद भी उसने गेट नहीं खोला। सुबह 4 बजे जब भाई ने देखा तो सुरेश फंदे से लटका हुआ मिला। शव का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया है। सुरेश प्रजापत क्या काम करता था? ये बिजली विभाग में उसमें ड्यूटी थी, कंप्लेंट गाड़ी पे। क्या घटना हुई? पता नहीं है, अपना आप इसने क्या सोची इसमें। कल कितने बजे आया ये? करीब 3 बजे ड्यूटी से आएगा। उसके बाद करीब 6 बजे बाद इसने गेट बंद कर लिए। उसके बाद गेट ही नहीं खोले। फिर आपने कब देखा? मैंने देखा सुबह 4:30-5 बजे को। हाँ, देखा तो अंदर लटका हुआ है। गेट अंदर से बंद था? हाँ, गेट अंदर से बंद थे। खिड़की में से देखा? नहीं, ऊपर रोशनदान में। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने पड़ोसी को बुलाया, फिर हमने दोबारा तसल्ली के लिए फिर सुन्नी लगा कर देखा, तो फिर लटका पड़ा था ये। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर हम थाने में भी गए, फिर पुलिस वालों को लेकर आया। जब कुंदी उंदी कटवा दो जब उतारा है। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है, डिवोर्स हो गया है। कितने साल हुआ?
इसको हो गए करीब 7-8 साल। 7-8 साल कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। उन्हीं के साथ रहते, पत्नी के साथ? हाँ, उसी के साथ। शराब वराब भी कर रहे थे? हाँ, शराब पीता है। कल भी इसी वजह से किया इसको? हाँ, कल भी लगा की थी इसने। कोई कर्जा वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार की रात्रि 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। घरेलू सिलेंडर से भरे ट्रक में दूसरे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हुए ट्रक ड्राइवर को चिकित्सालय पहुंचाया गया। यह दुर्घटना एक्सप्रेस वे पर राजगढ़ थाना क्षेत्र के पुल नंबर 125 पर हुई है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी गोपीनाथ शरण कामले के निर्देशन में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान करीब 89,585 रुपए की राशि भी बरामद की गई है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन दिल्ली से पेश करने को लेकर कोर्ट से 3 जांच अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिए, साथ ही अगली बार हाजिर होने के निर्देश दिए। वहीं अनेक आरोपियों के परिजनों ने न्यायालय परिसर के बाहर विरोध जताया। उनका कहना था कि कुछ लोगों को बेवजह फंसाया जा रहा है। पकड़े गए आरोपियों में ऐसे लोग भी हैं जो ड्यूटी से या फिर बाजार से सामान लेकर घर लौट रहे थे। वहीं सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है, जिन्हें आगामी 3 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल रात को कार्रवाई की गई थी सटोरियों के खिलाफ, और जो संगठित रूप से सार्वजनिक स्थान पर सट्टे लगाने का काम करते हैं, सट्टे की खाई वाली काम करते हैं। उनमें 47 लोगों को अलग अलग 47 लोगों को बंद किया था, विरोध किया गया था, और जिनमें 4 मुकदमे 696, 697, 698, 699 पंजीबद्ध हुए हैं। उच्च अधिकारियों एडिशनल साहब, एसपी साहब के नेतृत्व में, सीओ शिव साहब के नेतृत्व में कार्रवाई की गई थी, जिनमें सभी 47 मुलजिमों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। इनसे अलग अलग मुकदमे में, जैसे 699 में 50,000 समथिंग बरामदगी हुई है। अलग अलग मुकदमों में अलग अलग बरामदगी हुई है, जिनमें न्यायालय में समय पर पेश कर दिया था आज 4 साढ़े 4 बजे। 4 आईए उसको नोटिस दिए हैं कि समय पर पेश नहीं किया गया या अन्य किसी कारण से नोटिस दिए गए? देखो, वो तो न्यायालय में समय पर पेश कर दिया गया था, क्योंकि 47 आदमी मुलजिमों का पेश करना बड़ा वो है, पूरी तरह अनुसंधान किया गया है, और टाइम पे हमने न्यायालय में 4 साढ़े 4 बजे पेश कर दिए थे, और उसके बावजूद न्यायालय में पेश कर दिया। न्यायालय से रिमांड में चूंकि उनकी जमानत नहीं हो पाई, तो परिजन विरोध कर रहे हैं कि जमानत नहीं हो पाई है, तो ये न्यायालय का विषय। कृषि विभाग के दल ने जांच के दौरान अनियमितता के आरोप में आदान विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की है। कृषि संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि हल्दीना स्थित मैसर्स सैनी खाद बीज भंडार के पास कीटनाशी लाइसेंस नहीं पाया गया। वहीं स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करने सहित कई अन्य गड़बड़ियां मिली। ऐसे में कीटनाशी अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया गया है। इसी तरह मैसर्स हल्दीना ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा डीएपी उर्वरक का वितरण बिना पोश मशीन के करवाना पाया गया। ऐसे में संबंधित फर्म का उर्वरक लाइसेंस निलंबित किया गया है। वहीं तनीषा खाद बीज भंडार और किसान सेवा केंद्र गोविंदगढ़ द्वारा स्टॉक रजिस्टर संधारण नहीं करने आदि अनियमितताओं के चलते कारण बताओ नोटिस दिया गया है। मैसर्स योगेश खाद बीज भंडार उमरैन और बाम्बोली ग्राम सेवा सहकारी समिति को भी नोटिस मिले हैं। मीणा ने उर्वरक का बेचान निर्धारित दर पर ही करने और इसके साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग नहीं करने आदि के निर्देश दिए हैं। खाद का विक्रय करने वाले जो विक्रेता हैं, उनके द्वारा जो अनियमितता बरती गई है, उनके खिलाफ विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है। और इसी संदर्भ में सैनिक खाद बीज भंडार हल्दीना उसका कीटनाशी का लाइसेंस हमने निरस्त किया है, क्योंकि इसके द्वारा स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जा रहा था और जो रिकॉर्ड है संधारित नहीं किया जा रहा था। साथ ही हल्दीना ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड की ये शिकायत मिली थी कि इसके द्वारा फर्टिलाइज़र जो डीएपी है उसके साथ में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी माइकोराइजा उसका टैगिंग किसानों को किया जा रहा है। इसकी जांच हमारे इंस्पेक्टर के द्वारा कराई गई और जांच में पाया गया कि समिति के द्वारा डीएपी के साथ में दूसरे प्रोडक्ट की टैगिंग की गई है, जो कि फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर का उल्लंघन है। उस संदर्भ में हमने समिति को नोटिस जारी किया और उनका जो जवाब आया वो चूँकि संतोषजनक नहीं था। इस पर हमने समिति के लाइसेंस को आज दिनांक 26 सितंबर को हमने निलंबित किया है। इसी तरह से तनीषा खाद बीज भंडार गोविंदगढ़, किसान सेवा केंद्र गोविंदगढ़
और योगेश खाद बीज भंडार उमरैन तथा बामोली ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, इन फर्मों की भी शिकायतें थी कि इनके द्वारा जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। बामोली जीएसएस पर भी ये शिकायत किसानों द्वारा की गई थी कि इनके द्वारा भी डीएपी के साथ में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी और माइक्रोराइजा पूर्व में दिया गया, जो कि गलत है। तो इस संदर्भ में इन चारों फर्मों को भी कारण बताओ नोटिस हमारे यहाँ से जारी किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक के शास्त्री ने कहा है कि देश के युवाओं में मोदी सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। इसके पीछे बेरोजगारी और महंगाई के अलावा वोट चोरी जैसे कारण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित प्रदेशों में वोट चोरी के साथ ही पेपर चोरी का मामला भी देखने को मिल रहा है। शास्त्री के अनुसार उत्तराखंड सरकार युवाओं के आंदोलन को कुचलने में लगी है, दूसरी ओर केंद्र सरकार कुछ उद्योगपतियों को धनवान बनाने में लगी है। उन्होंने दावा किया कि बिहार चुनाव सहित आगामी चुनावों में भाजपा को सबक हासिल होगा। सर, उत्तराखंड में जिस तरह से भाजपा की सरकार है और पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ के युवा बड़े स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, आप एआईसीसी के पदाधिकारी क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में पेपर चोर मॉडल गुजरात से शुरू किया है। सबसे ज़्यादा पेपर गुजरात में चोरी हुए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस भर्ती का जो पेपर चोरी हुआ था, वो पेपर चोरी करने वाला जो ट्रेस था वो भी गुजरात का था। तो भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित गुजरात का जो मॉडल है वो पेपर चोरी करने का, वोट चोरी करने का, इन सारी चोरी करने का ही है, क्योंकि वो ईमानदारी से, मेहनत से न प्रधानमंत्री बन सकते हैं न सत्ता चला सकते हैं। पेपर चोरी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लोगों को रोजगार न दे करके अपने दो मित्रों को मालामाल करना है। अगर रोजगार देंगे युवाओं को तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि सब कुछ अदानी और अंबानी को देना है। तो ये पेपर चोरी का जो मामला है वो जैसे वोट चोर गद्दी छोड़ नारा बन गया है, ऐसे ही अब पेपर चोर गद्दी छोड़ नारा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी थोड़ी देर पहले ही वो ट्वीट किया है। अब पेपर चोर गद्दी छोड़ भी इस अभियान के साथ जुड़ चुका है। युवाओं में असंतोष है पूरे देश में, और जब से उनको ये पता चला है कि ये वोट चोरी करके सरकार बनाई है इन्होंने 2024 में, तब से और ज्यादा उनके दिल में आग लगने लगी है कि हमारे अधिकारों को ही नहीं छीना जा रहा है, हमें बेरोजगारी नहीं बनाया जा रहा है, हमें बेरोजगारी के खिलाफ हमारी जो आवाज है उसको ठंडी करने के लिए वोट चोरी का भी माध्यम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब ज्यादा दिन तक ये सत्ता नहीं रह सकती। जो आंदोलन आपने देखा है उत्तराखंड में, कुछ दिन पहले यूपी में देखा, या गुजरात में आप देख रहे हैं, पूरे देश में आए दिन आप मध्य प्रदेश में देखते हैं, ये जितने भी पेपर चोरी के मामले हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित या शासित राज्यों में ही ज्यादा चल रहे हैं। ये इसके खिलाफ अब देश का युवा आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। सर, गुजरात में जिस तरह से संविदा पर नौकरी पर रखा जाता है, विशेषकर स्कूलों में, तो परमानेंट टीचर नहीं है वहाँ पर और संविदा पर ही है ज़्यादातर। और अब वो केंद्र में जब मोदी सरकार आए तो सिर्फ वादा किया 2 करोड़ का, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं दी। आपको लगता है कि गुजरात मॉडल पूरी तरह फ्लॉप हो रहा है? ये गुजरात मॉडल देश के साथ एक धोखा है जिस तरह की बात करके सत्ता में आए हैं। देखिए, मेरा एक फर्क है आपके सवाल में, गुजरात मॉडल नहीं, भाजपा का गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल वो है जो गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विचारधारा है। वो मॉडल पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में आज भी उस सत्य, अहिंसा और कर्मठता के लिए जाना जाता है। लेकिन भाजपा का जो गुजरात मॉडल है, जिसमें वोट चोरी है, पेपर चोरी है, कॉन्ट्रैक्ट लेबरिंग है, एजुकेशन और हेल्थ का प्राइवेटाइजेशन है, ये सारा बिल्कुल जनता के सामने आ चुका है। और जब जब राहुल गांधी जी गुजरात में विजिट करते हैं तब तक उनको ये लगता है कि अब इस बार गुजरात में भी लोग बदलाव चाहते हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दावा किया है कि बिहार में इंडियन अलायंस सरकार बनाएगा।
उन्होंने कहा कि वोट चोरी का मामला पूरे देश में उजागर हो चुका है। साथ ही जनता को यह समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए जा रहे टैरिफ को लेकर भी जूली ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सेवा शिविरों को लेकर भी जूली ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये शिविर जनता को भ्रमित करने के लिए चलाए जा रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। बिहार में अच्छा माहौल है और इंडिया गठबंधन वहाँ सरकार बनाएगा। वहाँ जिस प्रकार की स्थिति है सब लोग समझ चुके हैं कि जो वोट चोर हैं वो वोट चोरी के माध्यम से सत्ता के अंदर बैठे हैं और उन्होंने बिहार के अंदर भी 65 लाख वोट काटने का काम किया है। तो बड़ा मुद्दा वहाँ पे है। साथ ही नीतीश और मोदी जी की सरकार है जिस प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं और चुनावी वर्ष में वादे कर रहे हैं। अभी मोदी जी कह रहे हैं कि हम महीनों के खाते में 10-10 हजार रुपए डालेंगे, तब तक क्यों नहीं डाले आपने? अब चुनाव सर पे आ गए तब आप डाल रहे हो। तो ये सारी चीजें वहां लोगों की समझ में आ गई और बीजेपी का सफाया होना वहां पे तय है। विदेश नीति किस प्रकार की चल रही है ये सोचने वाली बात है। एक तरफ जहां मोदी जी ट्रम्प माई फ्रेंड का नारा देते थे और आज वही ट्रम्प जो है हम पे टैरिफ बढ़ा के लगा रहा है, वो हमारे जो बच्चे वहां पे विदेश जाते हैं H1B वीजा पे है उस पे 10 गुना ज्यादा टैरिफ बढ़ा रहा है, फीस बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति कर रखी है। दूसरी तरफ चाइना हमारी जमीन पे आके कब्जा कर लिया, हमारे लोग जवानों को मार के चला गया, उसके साथ हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। विदेश नीति क्या चल रही है ये तो भगवान जाने, लेकिन भारत की विदेश नीति ऐसी कमजोर कभी नहीं हुई जैसी आज है। जो युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ उसमें हमारे साथ एक भी देश आके खड़ा नहीं हुआ, जबकि आतंकवादी पाकिस्तान से आए हमारे यहाँ के 26-27 निर्दोष लोगों को मार के चले गए। तो ये तरीका जो है भारत सरकार का जिस प्रकार से चल रहा है तो पूरा देश इसको देख रहा है। ये जिस प्रकार से इनके कैंप जो लगाए जा रहे हैं ये फॉर्मेलिटी है, सिर्फ मोदी जी को खुश करने के लिए कि आपके जन्मदिन पे हमने पखवाड़ा मनाया, बाकी धरातल पे कुछ है नहीं। न सरकार के द्वारा छूट दी गई है न कोई विशेष कार्य वहां पे किया जा रहा है। मैं भी एक जगह जाके देख के आया था, सारे अधिकारी कर्मचारी खाली बैठे हैं और जनता जो काम के लिए आती है उसका काम नहीं हो पा रहा है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बाइक पर करणी माता के दरबार पहुंचे। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। उन्होंने शनिवार को यहां दर्शन किए। खास बात यह रही कि वे मोती डूंगरी से अपने समर्थकों के साथ बाइक पर सवार होकर करणी माता मंदिर तक पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने मां करणी के दर्शन किए और हर नागरिक को सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना भी की। साथ ही करणी माता मंदिर के पास बने पुराने सागर के पुनर्निर्माण की मांग भी उठाई। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो पूरे देश और प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना करता हूं कि माता का आशीर्वाद हम पे बना रहे और सब लोग प्यार प्रेम भाईचारे से रहें, खुशहाली रहे, किसान की अच्छी फसल हो, सभी प्रदेशवासी प्यार और हंसी खुशी से रहें, ऐसी मेरी कामना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है, करणी माता इस सरकार को भी सद्बुद्धि दे कि ये सरकार गरीब के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए काम करे। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश का एक प्रकार से ढर्रा जिस प्रकार से इन लोगों ने बैठा दिया, वो स्थिति बड़ी आने वाले समय में खतरनाक होने वाली है। क्योंकि सरकार या तो भूतकाल की बात करती है कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, या फिर भविष्यकाल की बात करती है कि हम 2047 के अंदर 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम राजस्थान को बनाएंगे। लेकिन वर्तमान की बात ये सरकार नहीं करती है। तो सरकार को सद्बुद्धि आए और वर्तमान की बात करें और जो दिखावे और बड़े बड़े वादे जो हो रहे हैं वो नहीं करके धरातल पे काम करें, जिससे कि लोगों को मदद मिल सके। और विशेष रूप से मैं एक मांग ये भी उठाना चाहूँगा कि करणी माता के स्थान के पास बड़ा सागर है, उसका निर्माण सरकार को करना चाहिए, जिससे कि ये पूरा जो जगह है ये बहुत ही ऐतिहासिक बनेगी। पुराना सागर है वो ऐतिहासिक, लेकिन किसी कारण से वो तोड़ दिया गया था उस समय। ये सागर बनने से पूरी अलवर शहर की पानी की जो समस्या है उसका भी बहुत बड़ा सुधार होगा। और यहाँ क्योंकि टाइगर का भी मूवमेंट है, पशु पक्षी जानवर खूब यहाँ पे लाखों की तादाद में हैं, तो उनको भी इससे फायदा मिलेगा।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने खैरतल तिजारा का नाम बदले जाने के मुद्दे पर भ्रम के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिले का नाम और मुख्यालय नहीं बदलने की बात कह रही है, लेकिन सरकारी विज्ञापनों में खैरतल तिजारा का नाम बदलकर भर्तरी नगर बताया जा रहा है। मिश्रा के अनुसार कांग्रेस पार्टी आगामी 4 अक्टूबर को इसके विरोध में बड़ी सभा का आयोजन करेगी। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आदि शामिल होंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने नाम बदलने के पीछे सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को जिम्मेदार बताया। वहीं अलवर में अनेक घोटाले होने के आरोप भी लगाए। सर, खैरतल और तिजारा जिस तरह से राज्य सरकार ने नाम बदला है और भूपेंद्र यादव जी ने सबसे पहले जानकारी दी, कांग्रेस पार्टी में लगातार आंदोलन कर रही है, धरना प्रदर्शन दे रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष आप और सभी लोग लग रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी कई बार कहते हैं पर्ची सरकार, जब हमें बहुत ऐसा लगता है ना ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन कल ये साबित हुआ। कल मैंने पत्रिका और भास्कर दोनों प्रदेश लेवल के जो अखबार हैं उन्होंने फ्रंट पेज पे माननीय नरेंद्र मोदी जी बांसवाड़ा आए थे, तो उनके विकास कार्यों का जिनका उन्होंने शिलान्यास किया है वो एक तरफ था और जिनका लोकार्पण किया है वो एक तरफ था। लोकार्पण बारे में 4 नंबर का जो कॉलम है उसमें लिख रहा था भर्तरी हरिनगर में सड़कों का लोकार्पण। और हमारे मुंडावर के विधायक माननीय ललित यादव ने चलती विधानसभा में क्वेश्चन लगाया कि क्या आपने खैरतल तिजारा का नाम चेंज कर दिया है, तो इनके रेवेन्यू मिनिस्टर ने जवाब दिया कि कोई हमने नाम चेंज नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, नाम खैरतल तिजारा ही है। तो अब डाउट हो रहा है कि ये राजस्थान सरकार केंद्र की पर्ची से चल रही है या माननीय मुख्यमंत्री चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जवाब दिला रहे हैं हमने चेंज नहीं किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऐड में मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं कि लोकार्पण भर्तरी नगर में हो रहा है। तो सारा प्रदेश कंफ्यूज है, ये कहाँ ले जाएंगे, इस खैरतल तिजारा के अस्तित्व को क्यों ये खत्म करना चाह रहे हैं, किसने कहा इनसे भर्तरी नगर बना। भर्तरी जी हमारे भी लोग देवता है, हम उनकी पूजा करते हैं, सारा जिला उनकी पूजा करता है, लेकिन जहाँ इन्होंने भर्तरी हरिनगर नाम रखा है वो उस जगह से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। अगर आपको भर्तरी नगर करना था ना तो भर्तरी धाम का नाम भर्तरी नगर रखते। सरिस्का का जो हमारा टाइगर रिजर्व एरिया है इसका नाम भर्तरी नगर, भर्तरी टाइगर रिजर्व रखते, बाबा भर्तरी का सम्मान होता। भर्तरी जी का जो तपोस्थली है जहाँ भर्तरी महाराज ने समाधि ली थी उसको डेवलप करते, वहाँ गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। आप मेड़े में आपने जाके स्थिति देखी क्या हो रही है। तो ये लोग इनको तो केवल एक टी से कांग्रेस ने नाम बना दिया जिला खैरतल तिजारा, इसका श्रेय हमको नहीं मिलेगा, इसलिए इसका नाम बदल दो। या तो नाम बदल रहे, विकास ने कुछ कर नहीं पाए, या फिर कांग्रेस की पट्टियों को हटा हटा के खुद की पट्टी लगा रहे। तो मेरा तो माननीय भूपेंद्र यादव जी से भी ये निवेदन है कि आप बड़े मंत्री हैं केंद्र में, बड़ा आपके पास विभाग है, सीटीएच के मुद्दे के ब्लेम आपके ऊपर लग रहे हैं, डेयरी में घोटाले के ब्लेम आपके ऊपर लग रहे हैं, नगर निगम में घोटाले के ब्लेम आपके ऊपर लग रहे हैं। या तो इन चीज़ों में जो शामिल है उनको आप ओपन करो कि मैं इसमें दोषी नहीं हूँ, ये लोग दोषी हैं और इनके खिलाफ मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। और अगर नहीं कर पाएंगे तो कांग्रेस पार्टी ये मानेगी, जिले के लोग ये मानेंगे कि माननीय भूपेंद्र की सारी चीज में उनकी सहमति है और उसी से सारे घोटाले हो रहे हैं। तो 4 अक्टूबर को कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम इस मुद्दे पर होना है, क्या है उसकी जानकारी? देखिए, अगर इन्होंने 4 अक्टूबर से पहले खैरतल तिजारा की जनता को आश्वस्त नहीं किया राज्य सरकार ने कि हम खैरतल तिजारा का नाम भर्तरी हरिनगर नहीं रखेंगे, खैरतल तिजारा ही रखेंगे, तो कांग्रेस पार्टी फिर एक बड़ा सम्मेलन, बड़ा जलसा, एक बड़ा धरना यहाँ देगी जिसमें 25 से 30 हज़ार लोग इकट्ठे होंगे। हमारे नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे नेता माननीय टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में, हमारे नेता माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, हमारे नेता माननीय गोविंद डोटासरा जी, हमारे नेता सचिन पायलट जी, और भी जो कोई हमारे सीनियर लोग हैं उन सबको बुलाएंगे। 25 से 30 हज़ार कांग्रेस जनमत जुड़ेगा और हम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे, चाहे सदन से लेके सड़क से लेके सदन तक हमको आंदोलन करना पड़े, लेकिन खैरतल के अस्तित्व को समाप्त हम नहीं होने देंगे।
अलवर में जिला स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन को लेकर अनेक खिलाड़ियों और अभिभावकों ने आरोप लगाए हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि चयनकर्ताओं ने बेहतर प्रदर्शन करने वालों को नजरअंदाज कर दिया। सूरजमल उच्च माध्यमिक विद्यालय की टीम के कप्तान दीपक यादव ने बताया कि उसने 3 मैचों में 64 रन बनाए और 2 विकेट लिए थे, फिर भी उसे स्टेट टीम की सूची में 23वें नंबर पर रखा गया, जबकि एक ऐसे खिलाड़ी को 16वां स्थान दे दिया गया जिसने 20 से भी कम रन बनाए और एक भी विकेट नहीं लिया। इसी तरह चिनार पब्लिक स्कूल के खिलाड़ी चिराग के अनुसार उसने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन उसका नाम चयन सूची से हटा दिया गया, जबकि खराब प्रदर्शन करने वाले 2 खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया। खिलाड़ी वासु गौड़ ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों ने इस पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा कार्यालय पहुंचकर डीईओ से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। सर, मेरी टीम में मेरे सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर है, पर सिलेक्शन किसी और को मेरा भी हुआ है, पर मेरा सीरियल नंबर बहुत डाउन है, जिससे मेरा सेलेक्ट नहीं हो पा रहा मैं। और उसका पहले आ रहा है नंबर 16 में, वो आ रहा है जस्ट टीम 16 तक बाहर जाएगी, बाहर 16 तक जाएंगे और मेरा नंबर आ रहा है 23 पे। अच्छा। ये समस्या है सर, और मेरा स्कोर उससे ज्यादा है। आपका स्कोर उससे ज्यादा है जी। टीम में कितने खिलाड़ी थे आपके? टीम में सर समथिंग 11 ही रहते हैं, पर एक्स्ट्रा 4 प्लेयर होते हैं सर। फिर आपका ही किया टीम में से किसी और का भी किया? सर 2 जनों का किया है, पर स्कोर सबसे ज्यादा पूरी टीम में मेरा है, पर सेलेक्ट किसी और का। कम स्कोर वाले को सेलेक्ट कर दिया? दोनों को करा है सेलेक्ट, पर सीरियल अलग अलग है। जैसे उसका तो 16 पे आ गया, उसका कम रन है, और मेरा 23 पे आया है। सर, मेरा लड़का दीपक यादव अंडर 16-19 क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया था। भाग लेने के बाद में इसने सबसे अच्छा स्कोर बनाया था, क्योंकि ये टीम का कप्तान था। इसका सिलेक्शन न होने के कारण इसका नंबर 23 पे डाला गया, और इससे जो कम रन बनाने वाले बंदे हैं, जो भी लड़का था टीम का, उसका सिलेक्शन 16 नंबर पे कर लिया गया, जबकि 16 नंबर तक की टीम आगे जाती है, बाकी को निकाल दिया जाता है। तो ऐसा इसके साथ अत्याचार क्यों हुआ है? तो ये मतलब इसको 23वें नंबर पे रखा है? इसके 23वें नंबर पर रखा है। इसका डॉक्यूमेंट्स भी जमा नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसका सिलेक्शन नहीं है, जबकि प्रोग्रेस कार्ड के अंदर सबसे अच्छा स्कोर बनाया था और इसको बाहर निकाल दिया गया है। अब पता नहीं इसमें रिश्वतखोरी हुई है, क्या हुआ है, इसके ऊपर जांच की जाए। कितने बनाए? इन्होंने बनाए, फर्स्ट मैच था उसके अंदर 11 बॉल में 33 रन 2 विकेट लिए थे। उसके बाद सेकंड जो मैच हुआ था उसके अंदर इसने 31 रन बनाए थे, और तीसरा जब मैच क्वालिफाई था इसका, उसके अंदर यह आउट होने के बाद पूरी टीम आउट हो गई, लेकिन और किसी ने भी इससे ज़्यादा रन नहीं बनाए और नहीं किसी इसका सिलेक्शन किया गया। जबकि जिस बंदे का सिलेक्शन हुआ है उसका 10 या 12 नंबर था, उसका सिलेक्शन कर लिया गया है। आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार हुआ है इसमें? भ्रष्टाचार हुआ है इसके अंदर, सब अपने लाइजन वालों का इसके अंदर काम हुआ है, बाकी जो वो से नॉर्मल है उनको बाहर निकाल दिया गया है। श्री विनायक आदर्श एसवीए स्कूल में नवरात्र स्पेशल डांडिया डांस आयोजित हुआ। स्कूल की डायरेक्टर करिश्मा शाही ने बताया कि इन दिनों माता के नवरात्र चल रहे हैं। इसी शुभ अवसर पर हुए डांडिया प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को उपहार भेंट किए गए। साथ ही टीचर्स भी डांडिया ड्रेस में नजर आई और उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर डांडिया डांस किया। एसवीए पब्लिक स्कूल श्री विनायक आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि तिजारा फाटक पे स्थित है, अभी हम लोगों ने अपनी बिल्डिंग न्यू लॉन्च करी है बाहर। स्कूल को स्टार्ट हुए लगभग हमारे पास यहाँ पे 20 साल हो गए हैं। स्कूल जो हमने स्टार्ट किया है लगभग यहाँ पे 5 सालों से स्टार्ट किया है। आज हमारे स्कूल में नवरात्रि का सेलिब्रेशन है। नवरात्रि सेलिब्रेशन पे सारे बच्चे विशेष वेशभूषा पहन करके आए हैं। आज डांस कंपटीशन है, आज बेस्ट आउटफिट कंपटीशन है, आज बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए हैं। हंसी खुशी हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम अपना संपन्न किया है। भड़कोल गांव गलत ढंग से इंतकाल दर्ज करने के आरोप लगाते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिला सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि नाले तक के म्यूटेशन खोल दिए गए हैं। मालाखेड़ा तहसील के कई गाँवों में गड़बड़ी जारी है। मालाखेड़ा तहसील में धांधली काफ़ी लंबे समय से चल रही है। अभी पिछले माह ही हड़तालें वगैरह भी हुई हैं। तहसीलदार जो पहले महिला थी उसके खिलाफ में पटवारी वगैरह सारे के सारे उनके खिलाफ हो गए थे और काफ़ी आंदोलन चला था। उस संदर्भ में कलेक्टर महोदय ने जांच वाँच भी कुछ कराई या न कराई, उसका कोई उल्लेख हमारे सामने नहीं आया है। उसके बाद में वहाँ के तहसीलदार का ट्रांसफ़र हो गया है।
उसके बावजूद भी वहाँ जो वास्तव में जो आंदोलन चल रहा था उसमें तहसीलदार की जो भूमिका रही थी, जो आज हमारे सामने जो तथ्य सामने आए हैं उसके हिसाब से लगता है कि आज भी वहाँ जो धांधलियाँ हो रही हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। उस धांधलियों में जो राजस्व संबंधी जो भी है, भूमि जमीन के जो संबंधी मामले हैं वो आज भी लगातार बढ़ रहे हैं। ग्राम सोनपुर में है जो प्रतिबंधित भूमि है उसको भी सिवाय चक वगैरह में इस तरह से वो कर रहे हैं और दूसरों के नाम कर रहे हैं। महुआ खुर्द है, सारंगपुरा है, अहमदपुर है, भोजपुर है, कुशालगढ़ है, कैरवाड़ा है, गुजरबास है, माधोगढ़ है, कुशालगढ़ है, बारह भड़कोल है। इन आदि गाँवों में बड़े पैमाने पर जो ज़मीन, चाहे रास्तों की ज़मीनों, उनको भी उन्होंने उसमें ज़मीनों को दूसरों के नाम कर दिया है। मोटिवेशन यानी उनका जो वो व्यवस्था जो नाम है सिवाय चक भूमि है उसका भी उन्होंने इस तरह से बदल करके उन ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम वो अपने स्तर पर ही कर रहे हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जो भूमिका है, जो पटवारी जो एरिया का है, उनकी इसमें मुख्य भूमिका है। तो इस संदर्भ में हमने इस पूरे प्रकरण के जो भी हमारे पास तथ्य हैं उन तथ्यों को लेकर के जिला कलेक्टर को भी हमने एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में ये विस्तृत जांच की मांग की गई है कि इस तरह की जो धांधलियाँ हो रही हैं उसकी विस्तृत जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी कर्मचारी हैं चाहे अधिकारी हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके और जो गलत काम जो तहसील में हो रहे हैं उन पर पूर्णतः रोक लग सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसको लेकर क्या आगे करेगी? अभी जांच का परिणाम आ जाए, अगर जांच के परिणाम नहीं आते हैं तो हम दोबारा से फिर कलेक्टर साहब से मिलेंगे और कोई भी धरना प्रदर्शन का जो भी आंदोलन कार्यक्रम होगा हम उसको चर्चा करके आगे बढ़ाएंगे। अलवर में गायत्री मंदिर के पास स्थित गायत्री कॉलोनी में अवैध नल कनेक्शन के आरोप सामने आए हैं। नागरिकों के अनुसार कुछ लोगों ने अवैध कनेक्शन लिए हुए हैं और इसी वजह से 10 से 15 घरों में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। इसकी शिकायत कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को की जा चुकी है। स्थानीय निवासी गायत्री भारद्वाज ने यह जानकारी दी। शर्मा, गायत्री कॉलोनी, गायत्री मंदिर के पास, और हमारी गली में से तीन कनेक्शन अवैध ले रखे हैं। पीछे वालों ने आगे ले रखे हैं और हमारे घर के आगे से पाइप ले जा रहे हैं। 250 फुट पे कनेक्शन है और हम चाहते हैं कि उनका कनेक्शन उन्हीं के घर के पास से 20-22 फुट के पास से ही वो कनेक्शन ले और हम अपने घरों के आगे से एक पाइपलाइन नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि पाइप की समस्या ऐसी होती है कभी भी टूट सकते हैं। वो हमारे घर के आगे रोज गड्ढा खोदेंगे और रोज ठीक कराएंगे और इनके कनेक्शन होने के बाद हमारे 10 घरों में पानी नहीं आ रहा है और हमें बड़ी समस्या हो रही है और वो इस चीज को समझ नहीं रहे हैं और इनके साथ ऑफिसर भी मिले हुए हैं। आपका मकान किस जगह है? हमारा पीछे। और ये दूसरे वाले? वो भी है, ये हम सब पीछे रहते हैं और वो आगे से ले रहे हैं कनेक्शन। उनका सबसे लास्ट कोने में मकान है, कोने के मकान में, और वो सबसे गली के आगे नुक्कड़ से पानी की पाइपलाइन डाल रखी है। हमसे धोखे से कह के कि हम शिफ्ट करा रहे हैं और हमें तब पता नहीं था कि शिफ्ट का मतलब क्या होता है। तब हमें किसी ने बताया शिफ्टिंग का मतलब होता है 20-22 फुट से पानी लेना अपने घर की दूरी को, और इन्होंने 250 फुट की दूरी से ये घर से कनेक्शन ले रखे हैं। और हम चाहते हैं तो हमारे साथ धमकी देते हैं, पुलिस बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हें सबको बंद करा देंगे और गालियां देते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और हम अपने घर के आगे से पानी कनेक्शन नहीं करते। और जल विभाग भी आज छुट्टी के दिन यहाँ कार्रवाई करने आया है। जल विभाग गणगण मित्तल वो यहाँ पर किरण चौधरी पटवारी हैं, वो किरण गुजर हैं, वो यहाँ पर वो देखने आए थे कि पानी का कनेक्शन सही है कि गलत है। उन्होंने हमारी बात को ना समझा और हमें धमकी देके गए हैं कि कनेक्शन यहीं से होंगे, तुमसे जो हो कर लेना। ऐसे ये आ रही है कि इन्होंने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं, इससे हमारे पानी नहीं आता। 3-4 महीने हो गए इनको लेते हुए, और है ना जब से इन्होंने ये पाइप डलवाए ना तब से हमारे पानी नहीं आ रहा, पानी की समस्या हो रही है। आशा फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित भरत मुनि थिएटर फेस्टिवल 2025 के अंतर्गत 3 दिवसीय कार्यक्रम जारी है। अलवर के महावर ऑडिटोरियम में नाटक अरे शरीफ लोग का मंचन किया गया। जयवंत दलवी द्वारा लिखित नाटक का निर्देशन सुनील चौहान ने किया। इसमें हास्य और व्यंग्य का बेहतर संगम नजर आया। नाटक की कहानी मुंबई की एक चौल में रहने वाले 4 परिवारों के बीच में घूमती है। वहीं सभी किरदारों ने सहज अभिनय किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एक बयान की निंदा की है। सैनी के अनुसार सीएम ने बयान दिया है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगे तो दिल्ली का विकास हो रहा है। महासचिव सैनी ने कहा कि भाजपा नेता ऐसा बयान देकर अपने आप को चर्चित रखना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री अपने अधिकारी और कर्मचारियों को हनुमान जी बताकर उनकी पूंछ में आग लगाने की बात कर रही हैं। साथ ही उनका कहना है कि इसके बाद ही कार्मिकों ने काम करना शुरू किया है। पीसीसी महासचिव के अनुसार भगवान हनुमान शक्ति का रूप है और हिंदुओं के प्रमुख देवता भी। ऐसे में आज कर्मचारी से उनकी तुलना आस्था और सनातन का अपमान है। सर, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने बयान दिया है कि जो दिल्ली के अफसर हैं वो हनुमान जी हैं, उनकी पूंछ में आग लगाई है तो काम करना शुरू किया है, योजना बना रहे हैं, दिल्ली का विकास कर रहे हैं। तो इस तरह का एक विवादित और अमर्यादित बयान इसको कहा जा सकता है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री को बयान को लेकर आपका क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि ये इस तरह के ओछे बयानबाजी बीजेपी के नेता क्यों देते हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री कल रामलीला में का उद्घाटन करने गए थे, वहाँ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आज 1 साल से ऊपर सरकार को हो गया, बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, तो क्या 1 साल से वहाँ कोई काम नहीं हो रहा था? बिल्कुल शांत बैठे थे, अधिकारियों को कर्मचारियों को फोकट की तनख्वाह दी जा रही थी। आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने आकर के हमारे अधिकारियों की पूंछ में आग लगाई है, तो नए नए स्कीम लेकर नई नई योजना ला रहे, काम करने लगे, इससे पहले काम नहीं कर रहे थे। तो मैं ऐसे बयानों की घोर निंदा करता हूँ। हमारे भगवान हैं हनुमान जी, उनके लेकर के इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह के बयानबाजी आम जनता, हिंदुस्तान की आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इन बीजेपी के नेताओं का अच्छा सबक सिखाएगी। ये गलत है, ऐसे बयानों की मैं घोर निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो महिला है तो इस तरह के जिम्मेदार पद पर बैठकर बयान देते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के स्तर के और केंद्रीय मंत्रियों के स्तर के नेता इस तरह के बयान देते हैं? कभी लोकसभा में, कभी राज्यसभा में कई बार इस तरह के बयान सुनने को मिलते हैं जो बिल्कुल ही अशोभनीय होते हैं, असंसदीय होते हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी के नेताओं की जबान फिसलती रहती है? बिल्कुल आपने सही कहा, बीजेपी के नेताओं का कोई वो नहीं है, ये जिम्मेदार पोस्टों पर बैठे हुए हैं, वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, ये लोकसभा में इनके जो मंत्री हैं वो करते हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, लोकसभा में अंदर बहस चल रही थी, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने किसी देवता की खाली फोटो दिखाई थी, उस फोटो के ऊपर इन्होंने बवाल मचा दिया था कि फोटो दिखा रहे देवता की। ये तो नाम लेकर के हमारे धार्मिक भावना से खेल रहे हैं, तो अब इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती बीजेपी के नेताओं को इस तरह से खिलवाड़ किया जाता है। राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन अलवर के हनुमान सर्कल के समीप झंकार होटल में संपन्न हो गया है। इसके उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जयराम जाटव रहे, जबकि अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रामचरण वर्मा ने की, जबकि जिला अध्यक्ष नवीन भारती ने अतिथियों का अभिनंदन किया। इस दौरान जिला मंत्री डॉक्टर बुधराम ने मांग पत्र प्रस्तुत किया और संचालन राम अवतार जाटव एवं फूल सिंह वर्मा द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पार्षद सरिता राज, संरक्षक रमेश चंद्र गांधी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर PM बैरवा सहित कुंदन लाल जाटव आदि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि जयराम जाटव ने विद्यालयों में बुनियादी आवश्यकता पूरी करने एवं सेवानिवृत्ति के निकट शिक्षकों के लिए टेट की योग्यता निरस्त करवाने की बात कही। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रामचरण वर्मा ने कहा कि सभी शिक्षक छात्र छात्राओं में सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करें। सारा प्रदेश के अध्यक्ष संघ के और संघ का सम्मेलन है, क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार पत्रकार महोदय। राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ का प्रत्येक जिले में ये जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हो रहा है और अलवर में भी झंकार रिसोर्ट होटल जो है इसमें आज जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री वो थे और अध्यक्षता माननीय संजय शर्मा जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार की थी, लेकिन विशेष कारणों से वो नहीं पहुंच पाए हैं। और इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच में हमारे अजीत और हमारे इस क्षेत्र के विशेष रूप से हमें मार्गदर्शन करने वाले माननीय जयराम जाटव जो पूर्व विधायक हैं अलवर ग्रामीण से, वो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और उन्होंने हमारा अतिथि को स्वीकार किया। सभी शिक्षक साथियों को मनोबल बढ़ाया है आकर के और उन्हें पूरा भरोसा दिया है कि जो भी आपकी मांगे होंगी वो राजस्थान सरकार तक हम पेश करेंगे। पत्रकार महोदय में निवेदन मेरा इस है आपसे कि इस जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में हम शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं और एक संस्कार युक्त शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। सभी शिक्षक साथियों से हमारा विशेष आग्रह है कि आप जो शिक्षा दे रहे हैं वो ऐसी हो जिसमें सामाजिक
धार्मिक नैतिक मूल्यों का समावेश हो। पढ़ने के बाद जो छात्र छात्र है वो एक अच्छा नागरिक बन सके, इस पर हमारी विचार मंथन हो रहा है। नई शिक्षा नीति पर भी विचार मंथन हो रहा है। इसके बाद हमारा एक मांग पत्र तैयार होगा कल और उसको माननीय राजस्थान सरकार तक हम प्रेषित करेंगे। लेकिन हमारा अनुरोध रहेगा कि राजस्थान सरकार से कि एक बेहतर शिक्षा हम दे पाएँ और राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त कर सके। इसलिए सरकार की उत्तरदायित्व भी है कि वो शिक्षकों को तनाव मुक्त वातावरण सुलभ कराए, क्योंकि आज जिस तरह का माहौल चाहे स्थानांतरण को लेकर के है, चाहे गैर शैक्षिक कार्यों का है, चाहे अनावश्यक आदेश जो प्रतिदिन जो प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं, उनको आते हैं, जिससे वो अगर रात्रि में भी कोई मैसेज आता है तो प्रधानाचार्य तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे जो कार्य हैं, गैर शैक्षिक कार्य हैं, उनसे सरकार मुक्त करे और विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा, बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करे। तो हमारा जो शिक्षक है निश्चित रूप से गुणात्मक शिक्षा देगा और एक अच्छे राजस्थान में शिक्षा की जो ज्योति है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी और राजस्थान देश में शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय सेंट्रल, जय भारत। सर, जिस तरह से सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं अम्बेडकर शिक्षक संघ का, तो आप चीफ गेस्ट के तौर पर पधारे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? राजस्थान सरकार की तरफ से आज 26 सितंबर और 27 सितंबर 2 दिन की ये जो शिक्षक सम्मेलन के रूप में अवकाश किया गया है सरकार के द्वारा, अलवर जिले में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिला शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान रामचंद्र जी जाटव और नवीन जी जो जिलाध्यक्ष हैं भाई नवीन जी, वो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं। इन दोनों प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के इस अध्यक्षता में झंकार होटल अलवर में जिला शिक्षक संघ सम्मेलन जो किया जा रहा है, मेरी तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामना और बधाई। यहाँ टोटल अनुसूचित जाति के अध्यापक, 3rd ग्रेड के, 2nd ग्रेड के, इन्होंने हर ब्लॉक में अपनी कमेटी गठित कर रखी है। शिक्षक सम्मेलन में इनका जो मेन उद्देश्य तो ये है, जो मेरी बात की है भी, आप इनकी जो डिमांडें हैं, इनकी जो सरकार से कोई कई बार जो डिमांड पूरी नहीं होती तो अपनी बात अपने रखने का इनको अधिकार है। और जो शिक्षक सम्मेलन है, ये सम्मेलन इनका बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ इनका भोजन भी है, खाना है, अपनी बात रखिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो तस्वीर है वो सम्मान में सबको भेंट की है, सबको साफा बनाया, माला पहनाई है, अच्छी व्यवस्था की है। उधर शनिवार को राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन पंचशील बुद्ध विहार सूर्यनगर में संपन्न हो गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधीक्षण अभियंता योगेंद्र कुमार थे और अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रामचरण वर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में एक्सीएन अभिषेक कुमार और फूल सिंह सौगत, प्रधानाचार्य राकेश उज्जवल, राजेश महिवाल, सुभाष चंद्र वर्मा और भीम सिंह वर्मा आदि शामिल थे। जिला अध्यक्ष नवीन भारती ने भी अपने विचार रखे, जबकि जिला मंत्री डॉक्टर बुद्धराम ने कार्यक्रम का संचालन किया। समापन सत्र में शिक्षक समस्याओं का पर विचार मंथन करने के बाद 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया। इसे सीएम सहित शिक्षा एवं पंचायत राज्य मंत्री को प्रेषित किया गया है। मांग पत्र में व्याख्याता एवं विभिन्न संवर्गों में पद स्वीकृत करने, शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य से मुक्त करने और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण आदि मांगे शामिल हैं। अलवर में राजर्षि अभय समाज में रामलीला का दौर जारी है। इसके तहत शुक्रवार की रात्रि भरत आगमन, चित्रकूट में भरत मिलाप एवं खड़ायु अभिषेक तक की लीला का प्रभावी मंचन किया गया। सभी कलाकारों ने अपने अपने पात्र के अनुरूप परिपक्व कला का परिचय दिया। वहीं शुक्रवार की रामलीला JS 4 व्हील के निदेशक निकुंज सांगी के सहयोग से मंचित हुई। संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा सहित पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करें अकबरपुर की तो ग्राम पंचायत में इन दिनों श्वानों के झुंड की वजह से लोग परेशान हैं। आवारा श्वान दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के सामने अधिक समस्या आती है। बस स्टैंड से लेकर गांव में आने वाले मार्ग पर तो करीब 40 से 50 श्वानों का झुंड बैठा रहता है। ये श्वान वाहनों के पीछे दौड़ते हैं और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हमारे गांव अकबरपुर में कुत्तों की आबादी बढ़ती हुई, मतलब ज़्यादा उसमें है, कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए हमारे गांव के अंदर। गांव के हर गलियों में, गांव के हर उसमें कुत्ते नज़र आते हैं। तो इनसे किस तरह खतरा है? बच्चे आते हैं, खतरा बच्चों को स्कूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा खतरा है कुत्तों से। मोटरसाइकिल वालों को भी गिरा देते हैं ये कुत्ते। इनसे तो कुल मिलाकर हमारे गांव में चारों तरफ कुत्ते हैं। हमारे गांव में बढ़ती आबादी कुत्तों और बंदरों की है। आवारा गौवंश की, हाँ, और ये जो आवारा गौवंशी है इनकी भी बहुत ज़्यादा आबादी है हमारे गांव के अंदर। ये भी मोटरसाइकिलों को उनको गिरा देते हैं। अभी 2 दिन पहले बस स्टैंड पे एक 4 व्हीलर के शीशे उसे तोड़ देते हैं। सैनी महासभा समिति बानसूर की ओर से 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सैनी महासभा भवन दयाल वाली मंदिर में 14वां प्रतिभा सम्मान समारोह होगा। जिला सैनी महासभा संरक्षक अभय सैनी एवं अन्य पदाधिकारियों के अनुसार इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों और सरकारी पदों पर चयनित कार्मिकों आदि का सम्मान किया जाएगा। वहीं अतिथि के तौर पर उदयपुर से विधानसभा प्रत्याशी रहे संदीप सैनी, बांदीकुई विधायक बागचंद सैनी, महासभा समिति बानसूर के अध्यक्ष निरंजन लाल सैनी, संरक्षक अभय सैनी आदि शामिल होंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। अलवर जिला सैनी महासभा पूरे जिले का संचालन व्यवस्था को देखती है और ये सब हमारी इकाई है। बानसूर, बैरोड, किशनगढ़, तिजारा, माला, टेढ़ा, राजगढ़, कठोमर, थाना गाजी सभी जो हैं हमारी इकाइयां हैं। और इकाइयों में जो कार्यक्रम होता है वो सामाजिक सुधार और सामाजिक चेतना का काम होता है। शिक्षा का कैसे प्रसार बढ़े, क्योंकि हम सब लोग महात्मा ज्योतिराव फूले के वंशज हैं।
महात्मा ज्योतिराव फुले ने तय किया था कि मुझे कुछ भी झेलना पड़े लेकिन मैं इस समाज के अंदर शिक्षा का प्रसार करूंगा। अगर हम हमारे पूर्वज का ही काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। महात्मा ज्योतिराव फुले को ध्यान में रखते हुए सैनी समाज प्रत्येक जिले, प्रत्येक ढाणी, प्रत्येक कस्बे, प्रत्येक तहसील में शिक्षा के प्रति जागरूक है और शिक्षा में जो अच्छे अंक प्राप्त करके लाते हैं उन बच्चों का सम्मान करते हैं। उसका कारण है कि हमारे समाज में अगर ये कार्यक्रम होगा तो दूसरे समाज में भी इस तरह के कार्यक्रम होना चालू होंगे और अधिकतर अलवर जिला सैनी महासभा ही नहीं, प्रदेश में सैनी समाज के ही प्रतिभा सम्मान समारोह शुरुआत से चालू है। उसी को देख के दूसरी जाति के लोगों ने प्रतिभा सम्मान समारोह करना चालू किया। इस प्रतिभा सम्मान चालू करने का मतलब है जिस व्यक्ति ने काम किया उसका सम्मान हो, दूसरा व्यक्ति उससे इस बात का ज्ञान ले कि उस व्यक्ति का सम्मान हो रहा है, मुझे भी अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए जिससे मुझे सम्मान हो। अच्छा कार्यक्रम है, सब लोग सामाजिक कार्यक्रम है, वहाँ पर समाज के बहुत से ऐसे लोग भी आएंगे जो मंच पर जो लोग नहीं बैठेंगे लेकिन अतिथि होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अतिथि होने के बावजूद भी मंच पर नहीं बैठेंगे लेकिन समाज के इस कार्यक्रम में बड़ा कार्यक्रम 5 तारीख को रहेगा। समिति से सारे कार्यकारिणी के पदाधिकारी यहाँ आमंत्रित करने के लिए अलवर पधारे हैं। हम हमारा जो 14वां प्रतिभा सम्मान समारोह है, हम प्रतिवर्ष से छात्र छात्राओं का नवीन जो सर्विस रखते हैं उनका सबका हम सम्मान करते हैं और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सारे जिले और तहसीलों में घूम घूम करके और सबको आमंत्रित कर रहे हैं। सर कब किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा, कितने ये लोग शामिल होंगे? बानसूर दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को दयालय मंदिर बानसूर में कार्यक्रम किया जाएगा। शाम को 4 बजे 4 तारीख को झांकी का प्रोग्राम भी है और 5 तारीख को सब बच्चों का खाना का, नाश्ते का और कार्यक्रम, कितने बच्चों का कार्यक्रम, कितने लोगों का सम्मान करने का कार्यक्रम? हमें 350 करीब 300-350 बच्चे आते हैं, उनका सम्मान करते हैं और 20-25 कर्मचारी होते हैं जो नए नियुक्त कर्मचारी होते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। सर इसमें कौन कौन सा क्षेत्र के बच्चों को शामिल किया जाए? हमारा जो क्षेत्र है, जो बानसूर तहसील विधानसभा क्षेत्र है, वो सारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं और नवीन जो कर्मचारी हैं उनका सम्मान किया जाता है। बानसूर विधानसभा क्षेत्र। इसमें अतिथि के रूप में कौन कौन शामिल होंगे? हमारे अतिथि के क्षेत्र में हमारे आ रहे हैं आज अब संदीप कुमार सैनी, विधानसभा प्रत्याशी विजयपुर वाटी, श्री भागचंद टाकड़ा जी बांदीकुई और जो मुख्य वक्ता है राम सिंह जी सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष फूली ब्रिगेड, सुरेश चंद्र जी सैनी बादलीवाल, जिला अध्यक्ष भाजपा जयपुर उत्तर, श्री जगदीश जी सैनी गुड्डू भाई सापुरा, श्री अभय सिंह जी सैनी पप्पू भाई प्रधान संरक्षक सैनी महासभा अलवर, एडवोकेट मगन सिंह सैनी निदेशक आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन अलवर। आदर्श नगर कोटपुतली में शनिवार को सैनी समाज की महिला जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला अध्यक्ष बबलू बबेरवाल के नेतृत्व में सैनी विकास संगठन द्वारा 6ठा सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जा रहा है। इसे लेकर महिला शाखा की सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। उधर 1 नवंबर को शिव मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस बार विवाह सम्मेलन में प्रत्येक जोड़े को एक इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जा रही है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जोड़ों के रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया गया। बैठक में उपाध्यक्ष चंद्रकला सैनी, संतोष सैनी, प्रमीला, रामकला, सुशीला, आशा देवी और सीमा देवी आदि मौजूद रहीं। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का उद्घाटन तिजारा के जैन मैरिज होम में क्षेत्रीय विधायक बालकनाथ ने किया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। साथ ही कहा कि वर्तमान परिदृश्य में नैतिकता में कमी आने से समाज में अनेक असमानताएं पैदा हो गई हैं। इसके चलते समाज सुधार में शिक्षकों की भूमिका और बढ़ गई है एवं उन्हें छात्र छात्राओं में नैतिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। उधर अति विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख बलवीर सिंह चिल्लर ने शिक्षकों के मांग पत्र को सरकार को भेजने का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी शंकुतला मीना ने अपने विचार रखे। साथ ही विशिष्ट अतिथि पूर्व सभापति संदीप दायमा और अनेक शिक्षा अधिकारियों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश सभा अध्यक्ष सत्य प्रकाश ने की, जबकि जिला अध्यक्ष विनोद कुमार माजरा ने संगठन का मांग पत्र प्रस्तुत किया। वार्ताकार चंद्र प्रकाश शर्मा और प्रधानाचार्य दिनेश सैनी के अलावा कई अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। सम्मेलन में खैरतल तिजारा जिले के सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया।
ग्राम बुर्जा से करीब 20 वर्षीय युवक राकेश कश्यप 18 सितंबर से लापता है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाने में 20 तारीख को करवाई गई थी। वह सुबह करीब 10 बजे से घर से गायब है। वहीं युवक की मां अपने पुत्र के इंतजार में बेहाल हो चली है। रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिजन बनवारी कश्यप के अनुसार इसे लेकर वे सोमवार को जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देंगे। लापता है, 20 तारीख को इसकी रिपोर्ट करा दी। अब सोमवार को कलेक्टर पे जाएगा, फिर उसको वो करेंगे। 18 तारीख से गायब है, 20 तारीख को रिपोर्ट करवाई थी। इसके बाद अभी तक कोई पुलिस ने कार्रवाई? अब तक कोई पता नहीं, अभी तक उसका पता पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसका पता नहीं है अभी तक। सोमवार को हम कलेक्टर जाएंगे, फिर रिपोर्ट करेंगे। ये ग्राम बुर्जा के अंदर जो पंचायत लगती है दादर, इसके अंदर इनका नाम है बनवारी कुमार जी। इनका लड़का था राकेश कुमार, जो कि 18 तारीख से घर पे गायब है, जो कि 20 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इनकी माँ का, जो बच्चे की माँ, उनका रो के बुरा हाल है और घर वाले परेशान है कि खा गया लड़का, खा गया। उसने जो गया था कावड़ लेने, वही कपड़े फेंक के गया हुआ है। अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इन लोगों का कहना है कि हम सोमवार को कलेक्टर के पास जाएंगे और आगे दरखास्त लगाएंगे जब पता लगेगा। अब इनको रिपोर्ट लगाए करीब 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। माउंट आबू स्थित मीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल शांतिवन में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान शांति, एकता और विश्वास को बढ़ाने में मीडिया की सकारात्मक भूमिका पर चर्चा हुई। इस आयोजन में मालाखेड़ा सहित अलवर जिले से भी प्रतिनिधि पहुंचे हैं। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष में 2 बार इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। वर्कशॉप के दौरान ब्रह्म कुमार शांतनु, वाइस चेयरमैन ब्रह्म कुमारी मोहन सहित डॉक्टर मानसिंह परमार आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही अनेक पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। आयोजन में 1500 से अधिक मीडिया कर्मी भी भाग ले रहे हैं। विश्वविद्यालय की ओर से चलता है और भी कुछ काम करते हैं। नशा मुक्ति हो, पर्यावरण जागरूकता हो, अंधविश्वास और विश्वास न रखना, ये भी काम करते हैं। मुझे याद है, मैं पढ़ा है कि 1937 में इनकी स्थापना हुई और वो कराची में हुई। और कराची में जब हुई तो दादा लेखराज जी, उनको ब्रह्मा बाबा ये अब कहते हैं और ब्रह्मा बाबा के नाम से वो सब परिचित है। उन्होंने वहाँ स्थापन की। रोशन हो दीप दिलों के उजाले के, रोशन हो दीप दिलों में उजाले के, मिले सबको संदेश विश्वास और प्यार के। हमारे टॉपिक भी इस प्रकार के हैं कि विश्व शांति के लिए एकता, विश्वास की बहुत जरूरी है। समाज में अगर शांति स्थापना होगी, विश्वास अर्थात मीडिया वालों के अंदर विश्वसनीयता, जो भी लिखते हैं उसमें विश्वसनीयता हो, तब विश्वास का भी भाव पैदा होगा, एकता भी भाव पैदा होगा। Suddenly, वो कभी बोलते नहीं है। So imagine voices of hope. तो मैं इसलिए सुना रही हूँ कि हमारी भावना ये थी कि हम जो भी तरह के, जिस भी तरह की मीडिया के लोग हैं, उन सबको मेडिटेशन, ईश्वरीय ज्ञान, मन की शांति, वो संदेश देंगे। जैसे आप लोगों की जो अपनी व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल लाइफ है, फैमिली की लाइफ है, व्यवहारिक जीवन है, उसमें मन में शांति, सुख, आनंद भी रहे। कि ब्रह्मा कुमारी के जितने मीडिया महासम्मेलन हुए हैं, उसमें जो हमने संकल्प पारित किए, जो हमने यहाँ विचार मंथन किया है और जो हमारे पास में है, मुझे ऐसा लगता है शांतनु भाई, करना भाई, कि अगर उसको व्यवस्थित रूप से प्रकाशित किया जाए, सरकार को दिया जाए, उससे अच्छी पत्रकारिता की आचार संहिता हो ही नहीं सकती। ये पत्रकारिता जगत के लिए
मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम केरवा जाट में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। इस दौरान श्रद्धालु महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। आचार्य पंडित गिरधारी लाल शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया। उन्होंने संकटों से दूर रहने के लिए सत्कर्म करने और बल दिया। इस दौरान भीम सिंह, भगवान बम्भू, फकीरा और अनु सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। सरिस्का बाग परियोजना में इन दिनों वन कर्मचारी घास के बीजों को तैयार करने में जुटे हैं। आगामी मानसून में इन बीजों को लगाकर सरिस्का में घास तैयार की जा सकेगी। इसके चलते सभी रेंज के वन कर्मचारी जंगल में जाकर बीज तैयार कर रहे हैं। सरिस्का जंगल में कई तरह की किस्मों की घास मिलती है। इसका सर्वेक्षण कर लिया गया है। सरिस्का बाग परियोजना की बात करें तो अब बरसात का जैसे मौसम खत्म हो गया है, तो उस समय अब जो वनस्पति है यानी घास है वो इकट्ठी होने लगी है और अब धीरे धीरे वो सूखने भी लगी है और अब बीज भी उनमें बन चुके हैं। जो इसको लेकर जो सरिस्का विभाग है इस वर्ष बीज इकट्ठे करने में जुट गई है, क्योंकि जो घास के बीज हैं यहाँ अनेकों प्रकार की घासें मिलती है और उन घासों को अब जंगल से जाकर काट कर ला रहे हैं और वो फिर सुखाएंगे, फिर उनका बीज तैयार करेंगे और फिर वापस जो बरसात के समय में उनको लगाया जाएगा, ताकि हमारे जो सरिस्का के अंदर तरह तरह की घासें मिलती है। पानी की जगह होती है, कई घासें छाया में होती है, कई घासें जो ढलान होती है पहाड़ों ढलानों में होती है, तो उस तरह से उनका बीज इकट्ठा करके फिर उनको बरसात के समय में लगाया जाएगा। तो अब यहाँ करीब सप्ताह भर से वन कर्मचारी सुबह जल्दी जाकर जंगल में घास को बीज को इकट्ठा करने में जुट गए हैं। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज अलवर। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शनिवार को नटनी का बारा में सेवा पखवाड़ा के तहत श्रमदान हुआ। यह रूपा रेल नदी और नटनी का बारा परिसर सहित देवनारायण मंदिर के आसपास सफाई कर स्वच्छ बनाया गया। इसके अलावा दुकानदारों को प्लास्टिक एवं पॉलिथीन से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। पर्यटन और सतत परिवर्तन एवं सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में पर्यटन विभाग एवं सरिस्का अकबरपुर रेंज के कर्मचारियों की भागीदारी रही। इस दौरान रूपा रेल नदी से जलकुंभी हटाई गई और नदी के आसपास कचरे को भी साफ किया गया। यहाँ मौजूद प्रतिनिधि संजय ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सुबह 10 बजे से म्यूजियम में शहनाई वादन का कार्यक्रम कराया गया। शहनाई वादन के साथ साथ पर्यटकों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके पश्चात नटनी का बारा पर साफ सफाई का कार्यक्रम वन विभाग के सहयोग से किया गया। शाम को 5 बजे से 6 बजे तक सिलीसेट लेक पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा। नटनी का बारा और उसके आसपास परिसर में की गई। उसके पश्चात अपना जो मंदिर है भगवान देवनारायण जी का, उसमें परसाकाबास पंचायत में स्थित चांद पहाड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत कैंप आयोजित हुआ। इस दौरान अकबरपुर CSC के डॉक्टर गौरव अग्रवाल द्वारा मरीजों की जांच की गई। यहां आए रोगियों ने BP, शुगर, एनीमिया और अन्य बीमारियों की जांचें करवाई। साथ ही बताया कि ग्राम स्तर पर पहुंचकर मरीजों को इलाज दिया जा रहा है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अंतर्गत आज चांद पहाड़ी में कैंप आयोजित किया जा रहा है और इसमें मरीजों को जो भी मरीज यहाँ पे आ रहे हैं उनको उचित हमारे द्वारा दवाइयाँ दी जा रही हैं और उनका जो भी इलाज दिया जा रहा है और यहाँ पे BP, शुगर वगैरह सबकी जांच भी की जा रही है और जो भी मरीज हमारे पास आ रहे हैं उनको उचित दवाई दी जा रही है और अगर कोई गंभीर मरीज होता है तो उसको रेफ़र भी किया जा रहा है। तो हमारे द्वारा सारी सुविधाएं यहाँ पर मरीजों को दी जा रही है। सर, अपने एक स्क्रब टाइफस का भी रोगी मिला है, क्या कहोगे? स्क्रब टाइफस का रोगी यहाँ वो जनाना अस्पताल में बता रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, तो अभी वो मरीज मेरे पास आएगा, तो अभी उसको तो रहने दो। और अब बात रामगढ़ की, जहां बहादुरपुर रोड स्थित श्री रामेश्वर धाम श्याम मंदिर में शनिवार को 51 फुट ऊंचे शिखर निर्माण का शुभ मुहूर्त किया गया। पंडित हेमंत वशिष्ठ और लखन वशिष्ठ ने विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। इस मौके पर नंद कुमार महाराज, जवाहरलाल तनेजा, भाजपा नेता जय आहूजा, महेंद्र गोपालिया, दिनेश शर्मा, पत्रकार अमित भारद्वाज और पूर्व सरपंच महेंद्र कृष्णा आदि मौजूद रहे। आज नवरात्र के शनिवार को 27 तारीख को खाटू श्याम मंदिर रामगढ़ जो बहादुरपुर रोड पे स्थित है, वहां पे भव्य शिखर और कलश का भूमि पूजन हुआ है और सभी कारीगरों को दक्षिणा दी गई है। पंडितों ने पूरे शास्त्रों सम्मत तरीके से आज पूजन करवाया। बाबा की कृपा से यहाँ पे एक भव्य शिखर का निर्माण होने वाला है। मैं जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप सभी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इस भव्य काम में तन मन धन से पूरा सहयोग करें और धन की बहुत आवश्यकता रहेगी। कुछ 18-20 लाख रुपए का काम है, अभी कुछ 5-6 लाख रुपए का ही प्रबंध हुआ है मंदिर कमेटी के पास में।
हम लोगों से जो भी तन मन धन से सहयोग होगा हम करेंगे। आप सबसे भी मेरा आग्रह है कि ऐसा श्याम मंदिर रामगढ़ में बन गया है जहां पे एकादशी पे हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, जहां रोज सायकालीन आरती में सैकड़ों हजारों भक्त आते हैं। तो आप सभी भक्तों से मेरा आग्रह है कि इस कार्यक्रम को बहुत ही सहयोग करके सफल बनाएं। जय श्री श्याम। आप सभी का बहुत बहुत आभार और जवाहर तनेजा जी सहित मंदिर कमेटी की पूरी टीम का इस भव्य मंदिर के निर्माण, संरक्षण और संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। रामगढ़ कस्बे के तहसील रंगमंच पर श्री आदर्श रामलीला जारी है। शुक्रवार की रात्रि यहाँ पूर्व सैनिक एवं समाजसेवी जयराम मीणा द्वारा भगवान श्री राम की आरती की गई। इस मौके पर रामलीला कमेटी ने उन्हें भगवान राम का स्मृति चिन्ह देकर और दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया। स्वागत करने वालों में रामलीला कमेटी के संरक्षक दिनेश शर्मा, अध्यक्ष राम अवतार शर्मा और धर्मवीर गुर्जर आदि शामिल रहे। और वहीं बड़ौदा में कस्बे में श्री आजाद रामकला मंडल द्वारा रामलीला के तहत शुक्रवार को मंथरा के कई, दशरथ के कई और राम वनवास संवाद हुआ। मंडल के सचिव पप्पू राम ने बताया कि कस्बे के सरकारी अस्पताल के सामने शनिवार की रात्रि गणेश पूजन के साथ शुभारंभ के बाद 7वें दिन की लीला दिखाई गई। भगवान श्री राम की भूमिका अशोक कुमार, सीता माता की भूमिका सुनील कुमार, लक्ष्मण पप्पू राम, दशरथ चंद्रभान के कई, जगमोहन और मंथरा की भूमिका लालचंद वर्मा ने निभाई। साथ ही लालचंद द्वारा हास्य कलाकार एवं पप्पू पिंकी द्वारा डांसर का रोल भी किया गया। किशनगढ़ बार सीएससी में भाजपा मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्म दिवस पखवाड़े के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किया। इसका शुभारंभ भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक रामहेर सिंह यादव ने रक्तदाता महिला उषा देवी गर्ग के हाथों करवाया। वहीं कुल 181 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष तेज सिंह सैनी ने बताया कि किशनगढ़ बास और मोटुका मंडल के संयुक्त कैंप में अध्यक्ष मनोज मित्तल एवं राजकुमार राजपूत अपनी कार्यकारिणी सहित मौजूद रहे। साथ ही अलवर ब्लड बैंक और जीवन धारा ब्लड बैंक की टीम ने सेवाएं दी। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र दिए गए। शिविर में सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट, बीसीएमएचओ डॉक्टर सतीश यादव, डॉक्टर अतुल गौर, डॉक्टर सुरेश पटौदिया आदि ने भी अपनी सेवाएं प्रदान की। साथ ही भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश बटवाड़ा, जयसिंह सरदार, जगदीश यादव, बलविंदर सिंह और संतोष गोयल आदि की उपस्थिति रही। नवरात्रों के पावन पर्व पर खैरतल के इंदिरा हैप्पी स्कूल मंदिर में डांडिया नृत्य सहित वेशभूषा प्रतियोगिता आयोजित हुई। विश्व शांति मंदिर में हुए डांडिया नृत्य में बाल कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मन संचालन गर्वी खुराना, दिशा बजाज, मोना कनानी, सुजाता और टिया द्वारा किया गया। साथ ही कक्षावार वेशभूषा और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसके बाद प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। यह जानकारी शाला निदेशक पंकज खुराना ने प्रदान की। निर्णायक दल में प्राचार्य डॉक्टर ज्योति, संस्थापक इंद्रपाल खुराना, मोना कन्नी और दिशा बजाज शामिल थे। विद्यालय में डांडिया प्रतियोगिता का आयोजन स्वर्गीय डॉक्टर एमपी खुराना ने प्रारंभ किया था। उधर प्रथम रही निकिता, द्वितीय स्थान पर आई साक्षी, लतिका और ओजस्वी को पुरस्कृत दिए गए। अध्यापिकाओं में प्रथम स्थान पर निकिता रही। तिजारा के श्री रामलीला मैदान रंगमंच पर सार्वजनिक रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला मंचन किया जा रहा है। यहाँ 8वें दिन सीता हरण से के प्रसंग मंचित हुए। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व पार्षद मंगतूराम सैनी के अनुसार यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं अतिथि के रूप में डीएसपी शिवराज सिंह, सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, नवल किशोर, मुकेश सैनी, पूर्व वाइस चेयरमैन बने सिंह बिधूड़ी और पार्षद कमल गुर्जर आदि मौजूद रहे। आदर्श अभिनय समाज के संस्थापक इंदर सिंह धैया ने बताया कि इस दौरान पंडित टेकचंद शर्मा द्वारा रामायण चौपाइयों का वाचन हुआ। साथ ही मथुरा के डांसरों द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। सीता के रोल में चिराग सैनी और रावण की भूमिका में एडवोकेट सुल्तान सिंह पालीवाल ने प्रभावी अभिनय किया, जबकि भगवान श्री राम के रोल में राहुल सैनी और लक्ष्मण की भूमिका में योगेश सोनी नजर आए। हास्य कलाकार जितेंद्र जीतू ने सुतीक्षण के रोल में लोगों को खूब हंसाया। खैरतल में अंबेडकर धर्मशाला स्टेशन के पास नगर पालिका द्वारा कैंप लगाया जा रहा है। इस दौरान वार्ड 20 और 21 का यह कैंप 2 दिन चलेगा। इस दौरान पानी, बिजली, रोड लाइट और साफ सफाई समस्या आदि से जुड़े कार्य भी हो रहे हैं। वार्ड वासियों ने अपनी समस्याएं या मौजूद अधिकारियों को बताई, जिन्हें हल करवाने के निर्देश दिए गए। वहीं इस मौके पर नगर पालिका ईओ मुकेश शर्मा सहित मोतीलाल और कमलेश आदि मौजूद रहे। ये प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर एक पखवाड़ा शिविर चल रहा है राज्य सरकार द्वारा। इसमें जनता की जो आम समस्या है उनके लिए सरकार ने सारे प्रशासन को हर घर तक सुविधा मिले, इसलिए हर वार्ड में जाकर कैंप लगा रहे हैं।
ये 3 दिन के लिए कैंप चलेगा, 27 से 29। इस कैंप में क्या क्या समस्या वार्ड वालों को? इसमें किसी की लाइट की, सफाई की, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, किसी के खाद्य सुरक्षा संबंधित और किसी को पट्टे, कृषि भूमि में बसे हुई कॉलोनियों के पट्टे आदि समस्याओं के लिए लाइट, पानी, बिजली की। अभी वार्ड में कितने वार्ड वासी आज होंगे इस कैंप में? लगभग सुबह से कैंप चल रहा है, मेरे हिसाब से 100-150 लोग आ गए हैं वार्ड कैंप में। इस मौके पे कौन कौन हाजिरी है? मौके पे अपने आयुक्त साहब और जो प्रभारी हैं कैंप के, अपने एक्शन साहब, आईएन साहब और संबंधित सारे विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं। रैंप योजना के तहत देवेश फाउंडेशन एनजीओ द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें करीब 30 महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान एमएसएमई के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यशाला का विषय वस्त्र उद्योग आधारित था। इसी क्रम में इन्हें फैक्ट्री विजिट भी करवाई गई। जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि ने प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए। इस अवसर पर शिवानी शर्मा, सुनेश चौहान, संजय प्रधान और किशन कुमार डावारिया आदि ने अपने विचार रखे। मैडम, अभी जो ट्रेनिंग दी है महिलाओं को, आप काफ़ी नज़दीक से महिलाओं को बताया है, समझा है, तो किस तरह की ट्रेनिंग दी है? क्योंकि ये महिलाएं ज़्यादा बिजनेस से नहीं जुड़ी हुई अभी, तो इनकी एक नई शुरुआत होती है। आप किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं महिलाओं को? कितना इस ट्रेनिंग का लाभ मिलेगा? जी सर, मैं इसके विषय में एक बात तो आपको ये बता दूं कि ये जो योजना थी, रैंप योजना, ये विश्व बैंक की सहायता से हमारी भारत सरकार की योजना है। और इसमें जो कोविड के दौरान जो हमारे एमएसएमई डाउन हो गए थे एकदम, उनको पुनः स्थापित करने के लिए, और एक पीएम जो हमारे हैं उनको उत्पादन से लेकर कर बाजार तक जो योजना चल रही है वहाँ तक लोगों को जोड़ना, उनको ऊंचाई तक लेके जाना और पूरा बाजार निर्माण करके उनको विकसित करना, ये योजना उससे जुड़ी हुई है। तो इसमें एमएसएमई के अंदर जितने भी कार्य आ रहे हैं उनसे जुड़ी हुई एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसके तहत महिलाओं को ये सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे कार्य हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, उसके विषय में भी हमने यहाँ पर बताया, ताकि जो नई योजनाएं आ रही हैं उनसे महिलाएं कैसे जुड़ सकें, क्या इसमें जो लोन सुविधा है वो ले सकें, और सरकार की योजनाओं के तहत उनको क्या छूट मिल रही है वो छूट उन्हें मिल सके। तो ये सारी जानकारी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि महिलाओं को जानकारी नहीं होती है और इस तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम में आकर के वो उन योजनाओं की जानकारी लेती है। पुरुषार्थी समिति जिला अलवर की ओर से दशहरा पर्व की तैयारियां जारी हैं। दशहरा ग्राउंड जेल चौराहे पर मुख्य कार्यक्रम 2 अक्टूबर को होगा। अध्यक्ष कुलदीप कालर ने बताया कि इसे लेकर दशहरा मैदान में समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। वहीं मैदान में कारीगरों द्वारा पुतला बनाने का कार्य तेज कर दिया गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल तीनों पुतले 5-5 फीट छोटे होंगे। उधर दशहरा मैदान पर नगर निगम ने सफाई व्यवस्था भी करवा दी है। सर, हर साल की तरह इस साल भी समिति की ओर से दशहरा मैदान पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप समिति के अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्यक्रम की तैयारी है? दशहरे की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं और इसके लिए हमारी पूरी जिला समिति की टीम बड़े दिल से लगी हुई है और पूर्ण रूप से उसको अंजाम देने में लगे हुए हैं। और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले अधिकतर तैयार हो चुके हैं और 2 अक्टूबर को मैं समाज से, सभी समाज के वर्ग से और पूरे जिले से एक ही अपील करता हूं कि वहां पे भारी संख्या में पहुंचकर दशहरे का आनंद लें, क्योंकि इस बार आतिशबाजी का आनंद बहुत ही, मतलब आतिशबाजी इस बार बहुत ही लाजवाब होने वाली है। तो टाइम से पहुंच के सभी बच्चों के साथ वहां आएं और दशहरे का आनंद लें। तो शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी? हाँ, 2 अक्टूबर को विवेकानंद चौक हमारी धर्मशाला, पुरुषार्थी धर्मशाला से शोभा यात्रा चलेगी। यहाँ से ढोल नगाड़ों के साथ हम सब परिवार के साथ यहाँ से चलेंगे। 6:15 पे हम दशहरा मैदान पहुँच जाएंगे। सर, दशहरा के पर्व पर आप जिस तरह से पूजन भी वहाँ करते हैं बैठ के, उसका क्या करेंगे? 1 दिन पहले रामायण पाठ का प्रोग्राम हर साल रखा जाता है और वहाँ पर समाज के सभी लोग वहाँ पर सम्मिलित होते हैं और हम रामायण पाठ का आयोजन करते हैं। सर, समारोह में कितने लोग शामिल होंगे और उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी? हमारे को प्रशासन की तरफ से पूरी सुविधा मिल रही है। इस बार फायर ब्रिगेड, चिकित्सा
और बैरिकेटिंग पूरी सुविधा है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बार हम आशा करते हैं। और बढ़िया प्रोग्राम होगा, 30 से 40 हज़ार लोग सम्मिलित होते हैं। ईद 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और शाम को 6-6:15 बजे रावण दहन होगा इसमें। और यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई है। रावण बनाने वाले कारीगर लीग से आ चुके हैं। उन्होंने कल 12 तारीख से रावण को बनाना शुरू कर दिया है। इनके 10 से 12 कारीगर यहाँ पे आए हुए हैं जो रावण की बना रहे हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। 100 बीघा जमीन पर बने फार्म हाउस और होटलों के निर्माण पर चले बुलडोजर, प्रशासन ने जाब्ते के साथ चांदौली में की कार्रवाई। सस्ते जनरेटर के नाम पर बुलाकर लाखों ऐंठने के बाद 2 का किया मर्डर। शाहजहांपुर पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा। अब दुर्गम इलाकों में भी मिलेगी BSNL की 4G नेटवर्क सुविधा। PM और CM की मौजूदगी में हरिपुरा में हुआ वर्चुअल कार्यक्रम। और गृह राज्य मंत्री बेढम ने कहा, भाजपा ने दूर किया कांग्रेस सरकार का जंगल राज, वहीं सेवा शिविरों को बताया मील का पत्थर। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।